सभी को नमस्कार। आदरणीय प्राचार्य, उपप्राचार्य, मेरे सभी विद्वान साथियों, हम सब एकत्रित हुए हैं महात्मा गांधी जी के 150वीं जन्म दिवस के उपलक्ष्य के कार्यक्रम में। आज से 1000-1500 साल के बाद जब गांधी जी की कहानी सुनाई जाएगी तो उस समय शायद ही किसी को यकीन होगा कि सिर्फ एक आदमी ने अंग्रेजी साम्राज्य, जो कि ये दावा करता था कि उसके राज्य में सूरज कभी डूबता नहीं है, और उसको झुका दिया। और गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं गौरव पंत सर को कि अपने विचार के साथ आएं। श्री गौरव पंत सर। सभी को नमस्कार। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, उप प्रधानाचार्य दोनों पाली, समक्ष शिक्षक साथी और मेरे प्यारे बच्चों, शायद ही विश्व में कोई ऐसा इंसान होगा जिसने महात्मा गांधी के बारे में ना सुना। हमें बचपन से ही महात्मा गांधी के बारे में बहुत सी बातें बताई जाती हैं, पढ़ाया जाता है। हम महात्मा गांधी के बारे में निबंध लिख के, चित्रकला बना के, भाषण दे के बड़े हुए हैं। लेकिन महात्मा गांधी के बारे में भाषण देना, चित्र बनाना, निबंध लिखना जितना आसान है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है महात्मा गांधी के विचारों को समझ पाना। महात्मा गांधी ने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया। महात्मा गांधी को अहिंसा का पुजारी समझा जाता है। अहिंसा को लेके बहुत से लोगों में ये भ्रम है कि अहिंसा का मतलब किसी का विरोध ना करना, कोई लड़ाई ना करना है, जो बिल्कुल गलत है। महात्मा गांधी ने अपने ज़िंदगी में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सी लड़ाइयाँ जीती, लेकिन अहिंसा के रास्ते पे चल के शांतिपूर्ण तरीके से लड़ गए। तो अहिंसा से लड़ने का मतलब है किसी को नुकसान पहुँचाए बिना उसकी बातों का विरोध करना। हमने विश्व में बहुत से योद्धाओं के नाम सुने जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन वो लड़ाइयाँ ज़मीन जीतने के लिए, साम्राज्य बढ़ाने के लिए या अपना साम्राज्य बचाने के लिए थी। लेकिन महात्मा गांधी ने जो भी लड़ाई लड़ी वो सिर्फ़ और सिर्फ जनता के लिए लड़ी। उनको कभी कुछ नहीं चाहिए था। उन्होंने जो किया अपने देश की मासूम जनता के लिए किया। महात्मा गांधी ने अपने संघर्ष की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से की। वहाँ की जनता रंग भेद की नीति से परेशान थी, त्रस्त थी। महात्मा गांधी ने इस रंग भेद की नीति का विरोध किया। उन्होंने जनता को जागरूक करने का काम किया। जनता ने भी उनको बहुत समर्थन दिया, और इस सारे आंदोलन का नतीजा आज क्या है सारा विश्व जानता है और हम भी जानते हैं। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए, तब भारत की स्थिति बहुत दयनीय थी। भारत के ऊपर विदेशी शासन का राज था, अंग्रेज़ों का राज था, बहुत गरीबी थी, भुखमरी थी। ऐसे में महात्मा गांधी को दो तरफ से लड़ाइयाँ लड़नी थी। पहली लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ देश को आज़ाद करने के लिए, और दूसरी लड़ाई भारत के निर्माण के लिए। जी हाँ, एक नव भारत के निर्माण के लिए भी संघर्ष करना था। अंग्रेज़ों से लड़ना भारत के लिए आसान नहीं था। वो विश्व विजेता थे। भारत की गरीब जनता शायद बंदूकों से या तोपों से उनका सामना नहीं कर सकती थी। आज हम एक जलियांवाला बाग कांड को याद करते हैं। अगर हिंसा का सहारा लिया जाता तो न जाने कितने ही जलियांवाला बाग कांड हो जाते। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसा का सहारा लिया। उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध तो किया, लेकिन अपनी जनता, भारत की मासूम जनता को उनके अत्याचारों से बचाने के लिए बचा के किया। महात्मा गांधी ने जो एक मूल मंत्र दिया, जो एक सबसे बड़े अस्त्र का प्रयोग किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो था चरखा। और वहाँ से शुरुआत हुई थी एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की। उन्होंने विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने का प्रण लिया। उन्होंने जनता को समझाया कि ये व्यापारी लोग हैं,
अगर इनके व्यापार पे चोट की जाएगी तो इनको बहुत नुकसान होगा। उसके विरोध में हम सब जानते हैं विदेशी सामानों की गोलियां जलाई गई, हर चीज़ विदेशी जो बनती थी उसका विरोध किया गया। धीरे धीरे ये विचार पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में फैला और इसका बहुत फ़ायदा भारत की आज़ादी की लड़ाई को मिला। साथ ही साथ महात्मा गांधी का, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक बहुत मुख्य उद्देश्य था भारत का निर्माण। उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी भारत में सामाजिक एकता, भारत में लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिल के रहें, इस चीज़ का निर्णय लेना। भारत का समाज उस समय अलग अलग जातियों में बटा हुआ था, आपस में लोगों में एकता नहीं थी, सांप्रदायिक दंगे होते थे। महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र था कि जब तक हम लोग एक होकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हमें आज़ादी नहीं मिल सकती। उन्होंने सभी लोगों में प्यार, मोहब्बत फैलाने का निश्चय लिया ताकि हमारी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को मजबूती मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी महात्मा गांधी का योगदान बहुमूल्य है। उन्होंने ये माना कि शिक्षा हमेशा मातृभाषा में ही होनी चाहिए। उनका ये मानना था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जितना अपनी मातृभाषा में सीख सकता है उतना किसी भी भाषा में नहीं सीख सकता। साथ ही साथ उन्होंने तकनीकी शिक्षा, हस्तकला शिक्षा, इसको भी बहुत बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि इंसान की शिक्षा तभी पूरी होगी जब वो कुछ काम करना सीख जाए। वो काम करेगा तो उससे रोज़गार में बढ़ावा मिलेगा, रोज़गार में बढ़ावा मिलेगा तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हमारी आर्थिक उन्नति होगी। तो बहुत से योगदान ऐसे भारत निर्माण में महात्मा गांधी के रहे हैं। अगर उनके बारे में बात की जाए तो शायद दिन तो क्या, महीने भी कम पड़ जाएंगे। तो मैं इतना ही कह के आज इस भारत के महान योद्धा, इस भारत के महान सपूत को नमन करता हूँ। धन्यवाद। गांधी जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि मनुष्य जो है अपने मन में एक बार दृढ़ निश्चय कर ले तो जो चाहे वो कर सकता है, पर्वतों को भी झुका सकता है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग में लिखा है कि बहुत सारी बुराइयां उनके अंदर बचपन में थी। जिस प्रकार से घटना हम जो है पैसे चुराने वाली घटना हो या नशे वाली घटना हो, इन सब का उन्होंने बेबाकी के साथ जिक्र किया है। लेकिन इन सब पर उन्होंने जो है तुरंत ही काबू पाकर और महात्मा की उपाधि धारण की। उनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे विद्यालय की छात्रों को, अदिति 8th द्वितीय पाली और उसके बाद छवि गुप्ता 8th प्रथम पाली। आज मैं अदिति झा आप सभी के समक्ष एक ऐसे महान पुरुष की बात करने जा रही हूँ जिन्होंने अपने पूरे जीवन में ये ठान लिया था कि अपने देश का साथ कभी नहीं छोड़ना। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में स्थित काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी तथा उनकी माता का नाम था पुतलीबाई। 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा जी से हो गया था। अपने देश को संघर्ष करते देखकर उन्होंने कई आंदोलनों में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा उन्होंने अपने देशवासियों को प्रेरित किया ताकि वो अपनी आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ें। इन्हीं सम्मिलित प्रयासों की वजह से अंग्रेजों को विवश होकर हमें आज़ादी देनी पड़ी, जो कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा हमारा मौलिक अधिकार भी है। तो आइए जानते हैं गांधी जी द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को एक ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, जो कि एक बहुत ही असरदार आंदोलन साबित हुआ। अपने इस आंदोलन में भी उन्होंने सत्य और अहिंसा को ही आधार बनाया। दांडी यात्रा। दांडी यात्रा गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए सबसे लोकप्रिय आंदोलनों में से एक है।
यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा हमारे देश पर नमक पर लगाए गए कर के विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों के साथ अहमदनगर से गुजरात में ही स्थित दांडी तक 388 किलोमीटर की यात्रा की। दांडी पहुंचकर उन्होंने अपने हाथों से नमक बनाकर इस कानून का विरोध किया। हितों और अछूतों का संघर्ष। वह 8 मई 1933 का दिन था जब गांधी जी स्वशुद्धि के लिए 21 दिन के भूख हड़ताल पर चले गए थे। इसी बीच उन्होंने दलितों और अछूतों के समर्थन में एक वर्षीय आंदोलन की शुरुआत की और उन्हें हरिजन के नाम से संबोधित किया। वैसे तो गांधी जी का जन्म एक उच्च और संपन्न जाति के परिवार में हुआ था, परंतु फिर भी उन्होंने अपने पूरे जीवन में दलितों और अछूतों के अधिकारों और उत्थान के लिए कार्य किया। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा किए गए प्रसिद्ध आंदोलनों में से एक है। इस आंदोलन ने गांधी जी को लोगों के सामने एक महान नायक के रूप में प्रस्तुत किया। यह एक देशव्यापी आंदोलन था जो कि जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में शुरू किया गया था, जिसमें अंग्रेज सिपाहियों ने सैकड़ों निहत्थे और मासूम लोगों को मौत की घाट उतार दिया था। अपने इन्हीं विचारों और सिद्धांतों के साथ गांधी जी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया और आज के दिन जब उनकी जयंती मनाई जा रही है तो सिर्फ केवल भारत में ही नहीं बल्कि उनको पूरे विश्व में याद किया जा रहा है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। A very good morning to all my teachers, principal ma'am, and my all dear friends. I am Chabi of 8th A from Kendriya Vidyalaya Shalimar Bagh. On the occasion of 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, our school is organizing a webinar. So on this occasion, I would like to speak few words about Mahatma Gandhi. Gandhi Jayanti is celebrated every year on 2nd October all over the country. This day is celebrated to commemorate the birth anniversary of Mohandas Karamchand Gandhi, popularly known to the world as Mahatma Gandhi, was born in the small town of Porbandar in Gujarat on 2nd October 1869. He was the lawyer who gave up his profession to lead the Indian struggle for independence. His mother name was Putlibai and his father Karamchand Gandhi held the position of Diwan in Rajkot. He studied laws in UK and practiced in South Africa. 2nd October also celebrated as the International Day of Non-Violence as he was the preacher of non-violence. He fought continuously against British rule for independence of India. He started Satyagraha and Quit India movement for Indian freedom struggle. Under his leadership, India got independence on 15th August 1947. Mahatma Gandhi was against addictions like smoking and drinking. He was against untouchability too. He was set an ideal example of patriotism, sacrifice, simplicity and non-violence. Lovingly addressed as Bapu by all Indians, his teachings are timeless and relevant even in today's time. For all Indians, he is the father of our nation. Not only in India, even globally, his life and life lessons are something that everyone can benefit from. Mahatma Gandhi believed that a strong country could only build on the shoulders of cleanliness. Swachh Bharat Mission was launched as an apolitical movement to uphold the Gandhian thought and bring more about cleanliness revolution in the country. On 12 March 1930, Gandhi ji started the Dandi March from Sabarmati Ashram towards the small coastal village of Dandi. After reaching Dandi, he broke the salt laws by manufacturing salt. He dedicated his entire life in pursuit the truth and believed in living a simple life. Unfortunately, Mahatma Gandhi was assassinated by Nathuram Godse on 30 January 1948. Gandhi Jayanti is celebrated every year on 2nd October to pay him a tribute and remember his great works on the country's independence.
It is celebrated at Rajghat, New Delhi with lots of preparations like offering flowers, prayers and playing his favorite song Raghupati Raghav Rajaram. His involvement and leadership in Indian freedom struggle cannot be forgotten by the generations to come. Let us take a pledge today to follow the path of truth and non-violence and make our world a better place to live in. Only then we can pay homage to this great leader in this true essence. Thank you. Have a nice day. धन्यवाद अदिति और छवि आपके सुंदर विचार के लिए। और इस क्रम में अब मैं आमंत्रित करता हूं अक्षया 10वीं अ की छात्रा और साक्षी राय 8C द्वितीय पाली की छात्रा। Strength doesn't come from physical capacity. It comes from an indomitable will. Amazing words by Mahatma Gandhi. Good morning. Today, I, Akshaya of class 10th A, want to say something about Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, the names come in everybody's mind when we talk about freedom. Mohandas Karamchand Gandhi was an Indian lawyer who employed non-violence resistance to lead the successful campaign for India's independence from British rule, and in turn inspired movements for civil rights and freedom across the world. Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869 and raised in a Hindu family in coastal Gujarat, Western India. Gandhi trained in law at Inner Temple, London, and was called to the bar at the age of 22 in June 1891. After 2 uncertain years in India, where he was unable to state a successful law practice, he moved to South Africa in 1893 to represent an Indian movement in there. He went to stay for 21 years. It was in South Africa that Gandhi raised a family and first employed non-violence resistance campaign, RISE. He set out organizing peasants, farmers and urban laborers to protest against land tax. Assuming leadership in 1921, Gandhi led nationwide campaigns for easing poverty, expanding women's rights and several others. The same year, Gandhi adopted the Indian loincloth and in winter a shawl which was woven in charkha. It was a mark of identification. He ate simple food, vegetarian food, and undertook long fasts as for self-purification. Gandhi led several movements against British like Quit India movement, Dandi Salt March, Satyagrah and many others. Gandhi's birthday, 2nd October, is commemorated in India as Gandhi Jayanti, a national holiday, and worldwide as a national day of non-violence. Gandhi is commonly, though not formally, considered the father of the nation. Now he is known as Bapu by the whole country. Thank you. नमस्कार, मैं साक्षी राय कक्षा 8वीं स की छात्रा आज आप सबके समक्ष गांधी जी के जीवन के बारे में कुछ बताएंगे। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता राजकोट के दीवान थे और उनकी माता एक धार्मिक महिला थी। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और देश को स्वतंत्र कराने के लिए उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका के कारण उन्हें राष्ट्रपिता कहा गया। यह उपाधि सर्वप्रथम उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी जब गांधी जी मैट्रिक पास करने के पश्चात इंग्लैंड चले गए। तब वहां उन्होंने न्यायशास्त्र का अध्ययन किया और वहां पे अधिवक्ता के रूप में कार्य करने लगे। फिर वे एक बैरिस्टर बनकर भारत वापस आए और यहाँ पे मुंबई में अधिवक्ता के रूप में उन्होंने कार्य शुरू किया। अब मैं आपको गांधी जी के एक आंदोलन नमक सत्याग्रह के बारे में बताना चाहती हूँ। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक। 12 मार्च 1930 को बापू ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक की 24 दिनों की पैदल मार्च निकाला था।
यह मार्च नमक पर ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ निकाला था। एकाधिकार के खिलाफ निकाला। अहिंसा से शुरू हुआ यह मार्च ब्रिटिश राज की बगावत पर बिगुल बनकर उभरा। यहाँ तक कि ब्रिटिश राज ने कपड़ा, चाय, यहाँ तक कि नमक जैसी चीज़ों पर भी अपना एकाधिकार स्थापित कर रखा। हमारे भारत में भारतीयों को नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए इंग्लैंड से आने वाले नमकों के लिए कई गुना ज़्यादा पैसे देने होते थे। बापू के इस सत्याग्रह को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अनोखा था ये सत्याग्रह, लेकिन सबने पूछा कि सत्याग्रह के लिए नमक ही क्यों? जब गांधी जी ने इस आंदोलन को लेकर सहयोगियों को अपनी योजना बताई तो उनके घनिष्ठ और सहयोगी भी पूरी तरह असहमत थे। सभी का कहना था कि आखिर सत्याग्रह के लिए नमक ही क्यों? कई नेताओं का मानना था कि नमक कर का मुद्दा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसकी वजह से कई महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे पूर्ण स्वराज के लिए देश को प्रेरित करना, इस सब पर से लोगों का ध्यान भटक जाए। लेकिन उनकी आशंकाएं तब समाप्त हो गई जब आम लोगों द्वारा जगह जगह दांडी मार्च का स्वागत किया गया। नमक कर गांधी जी के लिए बहुत प्रतीक सिद्ध हुआ, चूँकि नमक मानव के भोजन का महत्वपूर्ण और आधारभूत हिस्सा है। अतः नमक कर के मुद्दे को उठाकर गांधी जी ने हुकूमत की निर्दयता को उजागर कर दिया। अनोखा था ये सत्याग्रह। दांडी मार्च के लिए लोगों के पास ना ही तो तख्ती थी, ना ही झंडा था, लेकिन यह मार्च लोगों को जागरूक करने के लिए निकाला गया था। इससे गांधी जी को इस मार्च को प्रेस का भी बड़ा कवरेज मिला, जिसने पूरे देश में आज़ादी की लहर उठा दी। इसने अंग्रेजी सरकार को हिलाकर रख दिया और हमारे देश में नमक बनाना शुरू हो गया। इसमें गांधी जी की गिरफ्तारी ने लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद जमकर गिरफ्तारी की गई और इसमें हमारे इस यात्रा में सरोजनी नायडू ने इस यात्रा का नेतृत्व किया और फिर समुद्री तटों पर हमारे 79 अनुयायियों ने जाके मिलकर क्रिस्टीकरण कर नमक बनाए। धन्यवाद। आपका दिन मंगल। सुंदर विचार के लिए अक्षय और साक्षी, आपका धन्यवाद। और इस क्रम में अब मैं आमंत्रित करता हूं अंजलि 12D प्रथम पाली की छात्रा और आदित्यराज 6th C के छात्र को। नमस्कार, मैं अंजलि सिंह कक्षा 12वीं द की छात्रा हूँ और मैं आज के इस वेबिनार में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा भारतीय राजनीति में गांधी जी के योगदान के बारे में बताने जा रही हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें आमतौर पर हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, वह भारत तथा भारतीय राजनीति के एक बहुत प्रसिद्ध नेता रहे हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। वह मात्र 14 वर्ष के थे जब उनका विवाह कस्तूरबा गांधी जी से करा दिया गया था। उसके बाद वह 19 वर्ष के जब हुए तो कानून की पढ़ाई करने के लिए वह लंदन चले गए। पढ़ाई पूरी करके आने के बाद उन्होंने वकालत में भारत में काफ़ी संघर्ष किया। कुछ वर्षों तक संघर्ष करने के बाद उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा, क्योंकि उनको लिस का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिसके तहत उन्हें दक्षिण अफ्रीका 1 साल के लिए रहना था। तो वह 1853 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका जाके उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। वह पीटरमैट्सबर्ग रेलवे स्टेशन था जहां उन्हें रंग भेद के कारण फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए भी ट्रेन से निकाल दिया गया था। इसके बाद उन्होंने नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, जो कि रंग भेद के खिलाफ थी, और इस कांग्रेस की स्थापना ने उनको वहाँ पे काफ़ी ख्याति प्राप्त करवाई। इस सब के बाद वह 9 जनवरी 1915 में भारत वापस आ गए। भारत लौटने के बाद उनका पहला सत्याग्रह 1917 चंपारण में था, जो कि किसानों के लिए था और वह पूर्णतः सफल था। चंपारण के बाद उनका दूसरा सत्याग्रह खेड़ा में था, जो कि बाढ़ आने के बाद किसानों के कर में छूट देने के लिए था। वहाँ पे भी उन्हें काफ़ी जन समर्थन मिला और वह भी पूर्णतः सफल रहा। उसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया।
इसी बीच जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो गया, जिससे वह काफ़ी नाराज़ हुए और निराश हुए, और विश्व युद्ध के समय अंग्रेज़ों की तरफ से भारतीय लोगों के लड़े जाने की अनिवार्यता पर भी उन्होंने विरोधाभास जताया। इस तरह से वह भारतीय स्वराज के एक प्रमुख चेहरा बन गए और उन्होंने उस समय कांग्रेस की बागडोर संभाल ली तथा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर स्थापित हो गए। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर स्थापित होने के साथ ही वह अहिंसा तथा असहयोग आंदोलन की उन्होंने नींव रख दी। इसके बाद 1930 में जब नमक कानून अंग्रेज़ों द्वारा लगाया गया, तो नमक कानून के खिलाफ उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी मार्च निकाला और नमक कानून को तोड़ते हुए उन्होंने नमक भी बनाया। इसके उपरांत 1934 में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद छोड़ दिया। इस तरह से वह राजनीति से दूर हो गए तथा उन्होंने इस समय सामाजिक कार्यों की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते आगे चल के 1947 में जब आज़ादी का समय आया, तब उन्होंने खूब प्रयास किए, लेकिन वह विभाजन को न रोक सके तथा विभाजन हो गया और भारत और पाकिस्तान दो भागों में बट गया। इसके बाद अंत में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी और आज के समय में गांधी जी की पुण्यतिथि हमेशा शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। धन्यवाद। सभी शिक्षक गणों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आदित्य राज है। मैं केंद्रीय विद्यालय का कक्षा 6ठी स का छात्र हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने गांधी जी की एक अनसुनी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। एक बार गांधी जी बच्चों से मिल रहे थे। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे ने पूछा, बापू आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते हैं? गांधी जी बोले, बेटा मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। फिर उस बच्चे ने कहा, बापू मेरी माता आपके लिए कुर्ता बना देगी। तो फिर गांधी जी बोले, बेटा वो मेरे लिए कितना कुर्ते बना पाएगी? उस बच्चे ने कहा, जितने आप चाहें उतने कुर्ते बना देगी। फिर गांधी जी ने कहा कि बेटा मेरे परिवार में 40 करोड़ भाई बहन हैं, क्या तुम्हारी माता हम सबके लिए कुर्ता बना पाएगी? वो बच्चा कुछ बोल नहीं पाया। तो इसी कहानी से हमें ये पता चलता है कि गांधी जी पूरे भारत को अपना परिवार मानते थे और खुद को इस परिवार का सदस्य मानते थे। गांधी जी खुद से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखते थे और जब कोई दूसरा दुखी होता था तो गांधी जी भी दुखी हो जाते थे। धन्यवाद। अंजलि और आदित्य राज के सुंदर विचारों के बाद अब आमंत्रित करता हूं वैष्णवी 8th A की छात्रा को कि अपने विचार के साथ आएं। वैष्णवी। नमस्कार, मैं वैष्णवी कक्षा 7वीं की छात्रा आप सबके समक्ष महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। असल में ये एक कहानी नहीं है, ये गांधी जी के जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। मैं अब अपनी कहानी शुरू करती हूँ। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को कुली के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जी को भी यह अनुभव सहना पड़ा। एक बार गांधी जी ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जा रहे थे। उस समय काले और गोरे लोगों के बीच भेदभाव था। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में काले लोगों को यात्रा करने की इजाज़त नहीं थी, तो गांधी जी को उस प्रथम श्रेणी के डिब्बे से निकाल दिया गया। महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे पास तो प्रथम श्रेणी के डिब्बे का टिकट भी है। उन्होंने उनसे काफ़ी बहस की, लेकिन क्रूर अंग्रेज़ों ने उनकी एक न सुनी और उन्हें उनके सामान के साथ ट्रेन से बाहर निकाल दिया। इस घटना ने महात्मा गांधी जी के जीवन का रास्ता ही बदल दिया। उन्होंने सोचा कि यह तो पूरे मानवता पर अन्याय है, मैं इसका सामना करूंगा। उन्होंने ऐसे अन्याय के खिलाफ सत्य को हथियार बनाया और इसी हथियार को सत्याग्रह आंदोलन कहा गया। धन्यवाद। अपने विद्यालय के छात्रों के सुंदर विचारों के बाद अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री अरुण कुमार सिंह सर को कि वे आएं और गांधी जी के जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालें।
श्री A.K. सिंह सर। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। We are commemorating 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, father of the nation. Respected principal ma'am, vice principal sir, vice principal ma'am, first shift, and learned teachers and my dear students. Mahatma Gandhi's personality had so many dimensions. The greatest leader of the world, visionary, an unarmed soldier, a fearless warrior, the man who believed in ahimsa, non-violence, and satyagraha, and the man who sacrificed his whole life for the freedom of India. I am going to narrate two incidents from his life to show you how great he was. Gandhiji believed in the dignity of labor. Once upon a time, Lala Lajpat Rai and Mahatma Gandhi were staying at the house of an ardent nationalist, Shiv Prasad Gupta. On their first day at the house of their host, Lala Lajpat Rai dressed new clothes after his bath and left his dirty and old clothes in the bathroom. The next morning, he found the clothes washed and neatly folded on his bed. He was delighted. Lalaji had been traveling a lot for the freedom movement at that time and had many more dirty clothes with him. He politely requested Mr. Gupta if he could put the whole lot of dirty clothes for washing. Mr. Gupta said he certainly could. So Lala Lajpat Rai got all his clothes washed. When the time came for him to leave, Lalaji said he would like to tip the servant who had washed his clothes. His host said it was not necessary, but Lalaji insisted. Mr. Gupta went in search of the man who had washed the clothes of Lalaji, but he was shocked to know that the clothes had not been washed by any of his servants. Do you know who had washed the clothes? Yes, you have guessed it right. Mahatma Gandhi himself had washed the clothes. There is another incident which shows that Gandhiji believed in serving people rather than being served. A sannyasi, his name was Swami Satyadev, he spent a day at Sabarmati Ashram and then expressed a wish to stay there. Swami Satyadev wanted to stay in the ashram of Mahatma Gandhi. Gandhi said that he was most welcome. Gandhiji said again that he will do the work that was meant for the people. You will have to put on away your saffron clothes and dress like the others here. The Swami did not like that. I am a sannyasi, a monk, he said. I am not asking you to renounce sannyas, Gandhiji said. Sannyas is a state of mind and has got nothing to do with your dress. If you wear your ochre clothes, people will not allow you to do work out of respect for your robes. Instead, they will serve you. And that would be contrary to the principles of the ashram. We are here to serve, not to be served. The Swami thought the matter over and decided to join the ashram. On another occasion, a man in an advanced state of leprosy came to the ashram and asked for shelter. I have come to set me skeleton here, the man said. That is, the man wanted to stay there unless until he died. Gandhiji said that you can stay here
and ultimately Gandhi ji served him with great devotion, with great dedication, and the man stayed there. Ultimately, he succumbed to his disease and passed away. So this way Gandhi ji was an example for the millions to follow. He was a trendsetter. He did not hate any work. He did not consider any work below his dignity. He worked as a scavenger. He worked as a cobbler. He did so many menial jobs, and he was an example for the people to follow. With these words, I end my speech. जय हिंद, जय भारत। आपके विचारपूर्ण संबोधन के लिए धन्यवाद सर। और अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय प्राचार्य को कि वे गांधी जी के जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालें, निर्देशित करें हमें। माननीय प्राचार्य। सभी को नमस्कार। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम अपने विद्यालय की ओर से आज एक वेबिनार करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारी गतिविधियों को और बहुत सारे क्रियाकलापों को हम करेंगे और आपके अध्यापक आपको बताएंगे। बच्चों, गांधी जी का व्यक्तित्व एक बहुत ही महान व्यक्तित्व था। वो एक लेखक, एक लीडर और एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे। हमारी शिक्षा प्रणाली से संबंधित उन्होंने बहुत से ऐसे विचार दिए जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जो कई वर्ष पहले हुआ करते थे। गांधी जी ने प्रकृतिवाद पर बात की, गांधी जी ने स्वावलंबी होने पर बात की। गांधी जी चाहते थे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिसमें आप स्कूल से निकलने के बाद खुद से स्वयं का कुछ ऐसा काम कर पाएं, कुछ सीख के निकलें जिससे आप नौकरी ढूंढने की भीड़ में दोबारा से ना लग जाएं। आप अपना कुछ काम अपने हाथ से, अपने सीखे हुए गुणों से कर पाएं। गांधी जी का स्वावलंबी होने की तरफ इतना जो जोर दिया गया, उसका कारण एक ही था। वे ये चाहते थे कि हम अपना काम स्वयं कर पाएं और अपने पैरों पर खुद से खड़े हो पाएं। बातों के बारे में आप और जानो। बहुत सी किताबें हैं उनकी लिखी हुई और बहुत सा ऐसा साहित्य है जिससे आपको उनके जीवन के बारे में और बातें भी जानने का मौका मिलेगा। तो गांधी जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और हमारी उनको यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी यदि हम अपने पांव पर खुद से खड़े होकर, आत्मनिर्भर होकर अपने राष्ट्र का निर्माण कर पाएं। जय हिंद, जय भारत। और इस क्रम में अब मैं आमंत्रित करता हूं विद्यालय की उप प्राचार्य महोदया को कि वे गांधी जी के जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालें। माननीय उप प्राचार्य महोदया। नमस्कार। आज हम यहाँ गांधी जी के बारे में चर्चा करने को इकट्ठे हुए हैं। गांधी जी भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व की महान हस्तियों में से एक थे, पर मनुष्य यूं ही महान नहीं बन जाता है। गांधी जी की सोच में महानता थी और आज मैं उनकी ही कुछ सोच को दोहराना चाहूंगी जो हमें सफलता और संतुष्टि और खुशी के रास्ते पर ले जा सकती है। सभी जानते हैं गांधी जी को सत्य बहुत प्रिय था। सत्य को वो परमात्मा का रूप मानते थे। अहिंसा हम यदि किसी को मन, वचन और कर्म से तकलीफ नहीं देते हैं तो वही अहिंसा है। गांधी जी के अनुसार जब तक सफलता ना मिले, हार ना मानो, संघर्ष करते रहो, सफलता अपने आप मिलेगी। उनके अनुसार समय की पाबंदी, जो कि बहुत ही आवश्यक है। हम रोज अपने भविष्य के लिए काम करते हैं और यदि समय की पाबंदी हमारे पास नहीं है तो हमारा काम भी अच्छा नहीं होगा और काम की अधिकता इतनी हो जाएगी कि हम उसे नहीं कर पाएंगे। और काम की अधिकता किसी को भी परेशान नहीं करता, काम की अनियमितता परेशान करता है, जो कि समय की पाबंदी ना रखने से जरूर से हो जाएगी। हम ये कहना चाहेंगे कि यदि हम कोई भूल करते हैं तो हमें अपनी गलती को मान लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम सच बोलेंगे और उस भूल को मान लेंगे तो फिर हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे और हमारा अंतर्मन बिल्कुल साफ हो जाएगा।
हम यदि किसी में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले खुद में वो बदलाव लाना पड़ेगा, जो कि दुनिया देखेगी, तभी दुनिया बदलेगी और हमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद।